हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग का आप आसानी से ये समझना कि किसी भी शब्द या धातु के हमेशा आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय लगाए जाते हैं हमेशा पीछे। तो इस वीडियो से पहले मैंने कुछ उपसर्ग उस वीडियो में पढ़ाए हैं। आप उस वीडियो को भी ज़रूर जाकर पढ़ना। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग जैसे मैंने बताया कि किसी भी शब्द या धातु के आगे लगाए जाते हैं, लेकिन आप देखना कि सीधे से उपसर्ग किसी शब्द या धातु के एज इट इज नहीं जुड़ जाते, उसके अंदर भी कुछ चेंज आते हैं। इसलिए हम क्या समझते हैं कि उपसर्ग शब्द के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। ये एक बात याद करके उपसर्ग के चैप्टर को कभी भी हम अच्छे से नहीं पढ़ते, जिस वजह से हमारे उपसर्ग में पूरे नंबर नहीं आते। तो आइए शुरू करते हैं हम किस तरह से उपसर्ग लगाने से इसके अंदर चेंज आता है। सबसे पहला है हमारा एक उपसर्ग दूर। दूर का मतलब है दूर होना, लेकिन जो इसकी उपसर्ग है वो हमारी होती है ऐसे। इसका अर्थ होता है कठिन या बुरा। अब हम देखना, ये दूर उपसर्ग है, ये लगाएंगे और इसके अंदर किस तरह से चेंज होगा। सबसे पहला जाएगा हमारा दूर। अब इसके उदाहरण देखना आप। जमा गुण। उपसर्ग जोड़कर जब हम नया शब्द बनाते हैं तो ये कुछ नियम संधि की तरह हो जाते हैं। इस तरह से आपको संधि भी आनी चाहिए ताकि आप इस चीज़ को उपसर्ग के साथ जो आप शब्द बनाते हैं वे आपके कभी गलत नहीं होंगे। अब देखो आप, ये रे जब हम नया शब्द बनाते हैं तो ये जो शब्द होता है इसके ऊपर रे चला जाता है, क्योंकि ये रे के हलंत है, ये आधा है। नहीं तो अगर हम क्या करते, जैसे आपका ये नियम हम पढ़कर चले जाते एक बारी कि उपसर्ग तो शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो आप क्या बन जाता, ऐसे ही लिख देते आप, तो जो क्या हो जाता हमारा गलत। क्योंकि आपने क्या किया, आपने ये नियम अच्छे से नहीं पढ़े कि एक ही बात आपको याद थी कि उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान से नहीं पढ़ा कभी भी कि जो भी हम उपसर्ग लगाते हैं उसके अंदर कुछ नियम के अनुसार चेंज भी होते हैं। तो इसलिए उपसर्ग के चैप्टर को आप इतनी आसानी से ना लें, इसके भी कुछ नियम होते हैं जो हम सबको पढ़ने चाहिए। फिर है हमारा दूर जमा गति। इसी तरह से है हमारा दूर जमा भाग्य। दोस्तों, यहाँ पर मैं वही शब्द लिखूंगी जो आपको एग्जाम में मिलते हैं। दूर जमा दशा। अब इनके बनाते फिर कुछ शब्द बाद में लिखेंगे। ये रे इसके ऊपर आ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा दुर्गति। दुर्जमा भाग्य का क्या बन जाएगा दुर्भाग्य। तो आप जो भी चेंज हो रहे हैं आप इनको अच्छे से देखते जाना। दुर्जमा दशा, दुर्दशा। इस नियम के अंदर ये है कि जो आधा रह है
ये सब आधे रह क्या हो जाएंगे, जो यहाँ पर उत्तर पद का पहला शब्द होगा उसके ऊपर रह की मात्रा लग जाएगी, ये वाला। इसी के हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल हैं वे लिखते हैं। क्योंकि अगर एक शब्द भी आपने रिवाइज किए बिना छोड़ दिया और वही आ गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस शब्द का क्या बनेगा। जैसे दूर प्लस दिन है, फिर है दूर प्लस घटना, नेक्स्ट है इसका गुण, फिर है दूर प्लस बल। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक शब्द और रह जाएगा हमारा, वो बाद में लिखूंगी मैं। तो आप देखो, जो ये रह था हमने अभी अभी पढ़े हैं, तो वो इस शब्द के ऊपर रह चला जाएगा, यहाँ पर भी इसके ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर भी यहाँ पर, और इसमें भी यहाँ पर। अब आइए बनाते इसके। दूर जमा दिन का क्या बन जाएगा, दूर दिन। किसी भी शब्द में कोई भी चेंज नहीं होगा, आपने इस बात का ध्यान रखना है। दूर प्लस घटना, दूर प्लस गुण का क्या बन जाएगा, हम ऐसे लिखेंगे और ये जो शब्द है इसके ऊपर हम रह लगा देंगे। फिर है दूर जमा बल, दुर्बल। एक शब्द और है जो हमेशा आ जाता है, दूर प्लस लब। मैं यहीं पर लिख देती हूँ एक बारी। यानी कि जो बहुत ही दुर्लभ है। तो दोस्तों ये थे हमारे दूर उपसर्ग के उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो आप इस नियम को याद रखें कि जो र होगा जिसके हलंत होगा, वो जब हम नया शब्द बनाएंगे उत्तर पद का जो पहला अक्षर होगा उसके ऊपर हम र लगा देंगे। जैसे दुर्घटना, दुर्दिन, दुर्गुण, दुर्लभ, इस तरह से। अब आगे है हमारी दूसरी उपसर्ग है इसी तरह से दुस। दुस का अर्थ भी बुरा होता है या कठिन होता है। जैसे जो ये दुस है, इसका हम क्या करेंगे, जो भी शब्द यहाँ पर होगा इस साइड का उत्तर पद में, और यहाँ पर पूर्व पद में क्या बनेगा, ये उपसर्ग मिलेगा इस तरह से, श मिलेगा आपको यहाँ पर ऐसे। तो हम इसका क्या बना देंगे, जो यहाँ पर होगा जिस तरह से, ये अगर इस साइड ये मिला हमें, ठीक है, या ये मिला, या हमें कवर्ग का कोई भी अक्षर मिला, यानी कि कवर्ग का कोई भी वर्ण। अब आप देखना ये संधि की तरह नियम चलेगा अभी यहाँ पर, इसलिए पहले संधि थोड़ा सा रिवाइज कर लेना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो इस स का जब ये होगा तो इसका स बन जाएगा, ये होगा तो इसका बन जाएगा आधा स, और ये होगा तो क्या बन जाएगा, ये कवर्ग का ये स बन जाएगा।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आइए अभी देखो, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उपसर्ग तो आपको इस साइड ये दुस जरूर मिलेगी मिलेगी, ये तो मिलनी है। लेकिन जो चेंज होगा, हमने क्या करना है, उत्तर पद का जो पहला अक्षर स्लेट वाला से होगा तो उसी का आधा बना देना है। ये होगा तो उसी का आधा बना देंगे, हम हलंत लगा देंगे, या फिर हम ऐसे भी लिख देंगे। फिर कवर्ग होगा, ये दोनों नहीं होंगे, इधर कवर्ग होगा तो हम क्या करेंगे, इसका ये बना देंगे, ये षटकोण वाला से। तो आइए अब इसके एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं करेंगे तो हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, चाहे हमने कितने भी नियम याद किए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा उपसर्ग है हमारा दुस। अब एक एक शब्द को आप अच्छे से समझना। यहाँ पर जैसे मैंने नियम में बताए हैं तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। दुस जमा साध्य। आप शब्दों को देखना बिल्कुल ध्यान से। दुस जमा शासन, दुशासन, जैसे आपने नाम सुना है ऐसे ही। दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने नियम बताए ना, बिल्कुल वैसे ही शब्द मिलेंगे आपको यहाँ पर, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे नियम उपसर्ग लगाते समय काम करते हैं। अब हम इसके शब्द बनाते हैं। दुस जमा साह, जैसे मैंने बताया था कि स्लेट वाला सह होगा तो हम क्या कर देंगे, इसका ये जो है हमारा ये एज इट इज आ जाएगा, इसका आधा सह कर देंगे। दो अभी आधा सह, दुस्साहस। दुस जमा साध्य क्या हो जाएगा, आधा सह साध्य। फिर है दुस जमा शासन, तो क्या बन जाएगा, दुशासन। अब देखो यहाँ पर कवर्ग है तो इसका क्या बताया था मैंने, ये दुष्कर्म, दुस जमा कर, यहाँ कवर्ग है, यहाँ पर भी। तो दोस्तों ये हैं हमारे, किस तरह से हमारी दुस उपसर्ग है वो नए शब्द बनाते समय किस तरह से इसके अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इससे अगले उपसर्ग। आज मैं कुछ ऐसे उपसर्ग कराऊंगी जिसके अंदर चेंज होते हैं, यानी कि बिल्कुल एज इट इज उपसर्ग वहाँ पर नहीं लिखी जाती। जैसे एक है हमारी निश, इसका है रहित। यानी कि के बिना। इसका मीनिंग रहित भी है और बिना भी। अब जो मैंने ऊपर नियम पढ़ाए थे आपको, उसमें देखना इसमें क्या हो जाएगा, अगर इधर तो ये मिलेगी ही मिलेगी ये, और इधर कवर्ग है
तो क्या बन जाएगा, इसका श बन जाएगा। ठीक है। और जो ऊपर हमारे ये थे श और क और च, ये मिलेंगे उत्तर पद में। उत्तर पद में। और हमें ये जिस तरह से ये यहाँ लिख देते हो, दिखाई भी दे जाएगा। च मिल जाएगा, श मिलेगा और क मिलेगा। तो आपको क्या करना है, क का तो क्या बन जाएगा, षटकोण। और च है तो इसका बन जाएगा श। और छ मिल जाएगा, छ होगा तो तब भी हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि च और छ। मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि पीछे दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड का। तो इन दोनों का ये होगा तब भी हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और ये होगा तब भी हम ऐसे बनाएंगे। और ये होगा तो इसका क्या बना देंगे, ऐसे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना ताकि आपको हर एक उत्तर पद में जो भी अक्षर होगा उसके अनुसार आपको अच्छे से बनाना आ जाए। जैसे देखो आप, मैं पहले सारे शब्द लिख लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक उदाहरण के साथ आप देखना। इसमें सबसे पहला हमारा प्लस कपट, फिर है पहले हम क वर्ग के ले लेते हैं, ठीक है। फिर लेंगे स्लेट वाले से के, क्योंकि आपको पता चल जाएगा जब बार बार हम उसको बदलेंगे तो याद भी हो जाएंगे कि इस अक्षर के साथ आपको क्या बदलना है। निश जमा संकोच। फिर हमारा निश जमा छल। फिर है निश जमा चल। निश जमा संदेह। इस संदेह की जगह हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम इस न को मिटा देंगे यहाँ पर। इस तरह से। अब देखें, मैंने नियम में बताया था कि यहाँ पर क होगा तो इसका क्या बन जाएगा, षटकोण वाला स। जैसे निश कपट, इस तरह से। निश जमा काम का क्या बनेगा, निष्काम। तो इसलिए दोस्तों ये मत समझना कि उपसर्ग आगे लगाई जाती है, रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आसान चैप्टर है। इसी भ्रम के कारण या आपको इसी तरह की जो विचारधारा है, इसी के कारण आप इसमें नंबर नहीं ले पाते। फिर हमारा निश जमा संकोच। जैसे मैंने नियम में बताया था कि इसका क्या बन जाएगा, जो यहाँ पर से होगा उसका ये आधा एज इट इज चला जाएगा, निश संकोच। फिर हमारा निश जमा छल। तो इसमें च और छ आ जाता है तो सलगम वाला से आधा बन जाता है, निश
चल। फिर है निश जमा चल, च और छ मैंने बताया था कि दोनों में शलगम वाला से आधा बन जाएगा, निश्चल। फिर है निश जमा संदेह, आधा स बन जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे निश उपसर्ग कि किस तरह से, किस प्रकार के शब्द आने पर किस तरह से हमारे ये चेंज हो जाते हैं। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर। अब है हमारी नेक्स्ट उपसर्ग सम। जो सम है इसको हम कहते हैं सहित या अच्छा। कोई सा भी मीनिंग आ सकता है, हर एक शब्द के साथ जुड़कर अलग अर्थ बनाते हैं। तो इसमें जो ये सम है, हमने संधि में भी पढ़ा था कि जहाँ पर इस तरह से मैं और न हो तो उसकी क्या बन जाती है, बिंदी बन जाती है, इसका बन जाएगी ये अनुस्वार। ठीक है, तो अभी हम देखना इसके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सम जमा योग, क्या बन जाएगा, संयोग। यानी कि मैं और न का हमेशा यहाँ पर अनुस्वार बन जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। सम प्लस यम, संयम। फिर ऐसे सम जमा गति। दोस्तों यहाँ पर मैं वही शब्द लिख रही हूँ जो आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। ऐसे कोई भी शब्द ऐसे नहीं लिखती कि किसी भी शब्द के साथ कोई भी उपसर्ग लगा दें और वो शब्द वहाँ पर मिले भी नहीं और मीनिंगफुल भी नहीं हो, इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, फिर है हमारा सम जमा युक्त, क्योंकि टॉपिक कराने का तभी फ़ायदा है तब इन्हीं शब्दों में से बच्चों को एग्ज़ाम में मिले। क्या बन गया सम जमा युक्त का संयुक्त, क्योंकि जो शब्द आपने लिखे होंगे पढ़े होंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ हम ये शब्द हमारे द्वारा पढ़ा भी हुआ है और ये ऐसे बनेगा। बस आपको क्या काम करना है, आपको ये याद करना है, रिवाइज ज़रूर करके जाना है, वरना क्या हो जाता है आप याद करके जाते नहीं हैं और वहाँ पर इसलिए छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती जिसके कारण हमारे नंबर कट जाते। सम जमा पढ़ते। अब आप देखो इसकी हमने यहाँ पर उपसर्ग नहीं लगाए, ये अनुस्वार नहीं लगाई इसके हलंत का, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये गलत नहीं माना जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको ये आ गया समझ में। तो कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, मैं इसके अच्छे से आपको समझा दूँ। जैसे देखो सम जमा योग संयोग, सम जमा यम संयम, सम जमा गति संगति, सम जमा युक्त संयुक्त, सम जमा सय संशय, सम जमा प्रति संप्रति। तो इसी उपसर्ग के कुछ शब्द और बनाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको ये अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। जैसे सम जमा मान। अब हम कुछ शब्द ऐसे लिखेंगे जिसको हम पूरा मैं लगाएंगे इसमें, ये जो मैं है ये एज इट इज़ आधा लग जाएगा, इसका अनुस्वार नहीं बनेगा।
जिस तरह से देखो, सम्मान, अगर मैं ये शब्द छोड़ देती तो आप क्या करते? आप सीधी अनुस्वार लगा लेते, लेकिन वो गलत हो जाता। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, जैसे सम जमा पूर्ण, इसका क्या बनेगा? संपूर्ण। सम जमा, अब देखो ये है अक्षर हमारा, तो क्या बन जाएगा हमारा? समधानी बनेगा। तो इसमें हमारी उपसर्ग जाएगी ऊपर, अनुस्वार, ऐसे संध्या शब्द बन जाएगा। फिर हमारा समजमा योजन, क्योंकि एक एक शब्द जो अलग है, अगर वे हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमें याद रहेंगे कि हाँ इस अक्षर के साथ हमने क्या जोड़ा था। इसका बनेगा संयोजन। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एक्स्ट्रा शब्द थे जो भी पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी हमने सम उपसर्ग की अनुस्वार लगाए थे, तो कुछ शब्द ऐसे थे जिसके अंदर हम आधा मैं लगाते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा उपसर्ग का चैप्टर? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी उपसर्ग का फ़ायदा पहुंच जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो डालते ही आपके पास तुरंत पहुंच जाए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।